यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कुछ बहुत ही आसान सवाल जो थ्योरी से रिलेटेड हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है। और चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है जो पेज नंबर 136 से लिया हुआ है। 136 पे सवाल दिया हुआ है। सवाल में कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ मैकेनिकल फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर F vector where I vector is conductor length, L vector is conductor length with a direction identical to current I। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला जो एक कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स का है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो होता है I L क्रॉस B। I L क्रॉस B ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फोर्स का फॉर्मूला है यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर, एक तार जिसमें करंट जा रहा है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में यदि रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है I L क्रॉस B से। ठीक है, समझ गए? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से? अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको, मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को
और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है द प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन हैज रिलेशन विद स्पीड v ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम एंड म्यू e इज इक्वल टू। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पूछा जाता है और आप इसे यहां पे भी याद कर सकते हैं कि c जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ध्यान से सुनिए, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is equal to 1 upon under root of mu naught epsilon naught। mu naught epsilon naught ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है और ये वैक्यूम के अंदर जो है ये परमिटिविटी है। यदि मैं यहाँ पे वैक्यूम की जगह कोई एक मीडियम कर देता हूं तो ये हो जाती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट को हम कर देंगे म्यू और एप्सिलॉन नॉट को कर देंगे हम एप्सिलॉन, अंडर रूट एज इट इज रहेगा यहाँ पर, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। और म्यू नॉट में तो रिलेशन आपको पता ही होना चाहिए दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ऐसे ही एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूले भी आप याद रखें। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल नंबर 4 की तरफ जो पेज नंबर 137 से लिया है। सवाल आपसे कहता है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के पैरेलल यदि मैग्नेटिक फील्ड है एंड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस देन इट विल एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स अलोंग ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑरिजिन में बना देता हूं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है एक पार्टिकल, इसका वेलोसिटी मान लेता हूँ v के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आपको बताना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ध्यान से सुनिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो होता है q v क्रॉस b, q v क्रॉस b उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होता है। तो इसका वेलोसिटी है बेटा आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, सो v क्रॉस b बाहर की तरफ हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये लगेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब क्या हो गया कि प्लस z एक्सिस के अलोंग, प्लस z एक्सिस के अलोंग फोर्स लगने वाला है, या कह सकते हैं कि जो फोर्स का यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी प्लस k कैप। याद रहेगा फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज प्लस k कैप, या लिख सकते हैं कि पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर लग रहा होगा, ऐसे फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। ठीक बात। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पेज नंबर 138 से लिया हुआ है। In uniform magnetic field B, when a charged particle has motion directed perpendicular to the field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल का मोशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, द पार्टिकल विल मूव ऑन ब्लैंक स्पेस एंड वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ब्लैंक स्पेस। तो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ जो है होता है सर्कुलर। तो यहां हम लिखेंगे विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ यहां पे हम फिल कर सकते हैं। और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds है उसके भी परपेंडिकुलर है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो इसका मतलब वर्क डन बाय दैट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो मैग्नेटिक फोर्स 0 के बराबर है और ये जो पार्टिकल है ये मूव करेगा एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में। तो यहाँ पे एक बात और याद दिला देता हूँ, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये मूव करता है पॉजिटिव चार्ज v क्रॉस b ऊपर की तरफ, तो इसका पाथ होता है इस तरीके से। और इस पाथ का जो रेडियस है वो होता है बेटा mv अपॉन qb के बराबर, और इस पूरे चक्कर को काटने में जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड, उसका फॉर्मूला होता है 2πm डिवाइडेड बाय qb के बराबर। 2πm बाय qb ये होता है टाइम पीरियड,
और ये होता है आपके पास रेडियस, याद रखेंगे। और याद रखना क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। आप ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो ये ज्यादा बड़ी रेडियस के सर्कल में घूमेगा लेकिन टाइम उतना ही लगाएगा। इसको स्लो स्पीड से फेंकेंगे तो ये कम रेडियस के सर्कल में घूमेगा तो टाइम उतना ही लगाएगा लेकिन स्पीड से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 की बात करें, पेज नंबर 138 पे। When a charged particle enters perpendicular in a uniform magnetic field, magnitude of its angular velocity will be independent of what? तो यहां पे हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कितना आया था 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या, QB डिवाइडेड बाय m। ओमेगा की वैल्यू लिखी जा सकती है QB डिवाइडेड बाय m, और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है लेकिन मास इसमें आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी या स्पीड दोनों ही सही है। वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड से इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली टाइम पीरियड विल आल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक बात। इसके बाद आगे चलें, अगला सवाल 7 नंबर सॉल्व करते हैं, पेज नंबर 140 पे दिया हुआ है। सवाल आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इन। दोबारा देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, देन इलेक्ट्रिक फोर्स आर इन विच डायरेक्शन। तो हम जानते हैं कि क्रॉस फील्ड्स में ऐसा होता है कि जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर फील्ड्स होते हैं और जो फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर जो है लिख सकते हैं कि ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सवाल जो है पेज नंबर 143 से लिया है। सवाल कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स नेमली इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो सोर्स है उस सोर्स को जिस क्वांटिटी में मेजर किया जाता है वो चार्ज है और चार्ज स्केलर होता है। और फिर आगे कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स नेमली, यानी कि जिस क्वांटिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो हम कह रहे हैं कि वो एक वेक्टर फॉर्म में नापा जाता है, उसको वेक्टर फॉर्म में मेजर किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो हम जानते हैं कि बायो-सेवर्ट्स लॉ से यदि कोई करंट एलिमेंट है आइडियल वेक्टर, तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होता है dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, आइडियल वेक्टर है। आइडियल वेक्टर वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पेज नंबर 144 से लिया है। सवाल कहता है आपसे क्या, एक करंट एलिमेंट इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन अलोंग x एक्सिस, the observation point where magnetic field is desirable along y axis, then magnetic field is directed along plus z axis। आंसर रटा हुआ है। तीसरी बार ये सवाल आ चुका है, समझ गए सब लोग। आइडियल वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं इस पॉइंट पर, तो r वेक्टर में बनाऊंगा इस तरीके से और dl क्रॉस r जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, पेज नंबर 148। सवाल आपसे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एट फाइनाइट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है μ0/4 पाई 2I/r। तो यहां से देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम वायर से। डिस्टेंस फ्रॉम वायर से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और करंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सवाल नंबर 13 की बात करें, देयर एग्जिस्ट अ सिंपल रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। दिस रूल इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड लिख सकते हैं, राइट हैंड रूल। अब ये रूल क्या है एक बार रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ। रूल ये कहता है कि यदि आप अपना राइट हैंड का थंब इस वायर के अलोंग रख दें, या फिर कहें कि एक करंट कैरिंग वायर को अपने हाथ में रखें, सीधे हाथ में, और आपका जो थंब है इसके करंट के फ्लो की डायरेक्शन में वायर की लेंथ के अलोंग होना चाहिए।
अब वायर है तो वायर के लेंथ के अलॉन्ग ही करंट जाएगा। तो इस तरीके से अपना अंगूठा जो है सीधे हाथ का वो ऊपर की तरफ कर लें और अपना हाथ जो है उसको खोल लें ऐसे। अब अपनी फिंगर्स को आपको कर्ल करना है, इनको कर्ल करना है। तो इस तरीके से कर्ल होगी। मान लीजिए आपके पास वायर है, ये मेरा सीधा हाथ का अंगूठा है और मैं कर्ल कर रहा हूं। तो ये कर्ल की जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बता रही है। तो ये बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं इस तरीके से, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाती हैं। ठीक, लाइक दिस। ठीक, समझ गए। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ, जो पेज नंबर 150 पे दिया हुआ है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कैरिंग स्टेडी करंट। The current is uniformly distributed over the cross section of wire. The magnitude of magnetic field on the axis of the wire. वायर के एक्सिस पर ही आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास एक कंडक्टर है, यदि एक कंडक्टर है, एक काफी लंबा कंडक्टर है और इसमें करंट जो है जा रहा है ऐसे लेंथ के अलॉन्ग, ये इसका एक्सिस है। तो एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो यदि मैं स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देता हूं तो मुझे इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, इस वायर के एक्सिस पर। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसका मतलब 0 मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके एक्सिस के अलॉन्ग किसी पॉइंट पर। समझ गए? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल है, पेज नंबर 151 पे दिया है। अ सोलेनॉइड कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉन्ग वायर वुंड इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स where neighboring turns are closely packed, the field outside the solenoid is 0. लॉन्ग सोलेनॉइड है तो फील्ड बाहर जो है 0 के बराबर होने वाला है और अंदर जो है पैरेलल टू एक्सिस होगा और फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI। और ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म भी होता है, यूनिफॉर्म होता है अंदर और बाहर जो है ऑलमोस्ट 0 होता है। इसके बाद सवाल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 153 पे दिया है, टोरॉइड कैन एक्ट एज मैग्नेटिक कंटेनर and are expected to play key role in blank space and equipment for plasma confinement in fusion power reactors। तो ये एक डिवाइस है जिसका काम जो है, जिसका जो वर्किंग है वो बेस्ड है टोरॉइड पे। ठीक है, तो टोरॉइड पे बेस्ड इस इंस्ट्रूमेंट का काम होता है प्लाज्मा कन्फाइनमेंट में। तो इसका नाम जो है आप याद रख सकते हैं टोकामैक। ठीक है, टोकामैक इस डिवाइस का नाम है, टोकामैक। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए, स्टोर करने के लिए। सवाल नंबर 17 की बात करें, पेज नंबर 155 पे दिया है, टू करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड नियर ईच अदर कैन एक्सर्ट सम मैकेनिकल फोर्सेस ऑन ईच अदर। व्हेन टू स्ट्रेट वायर्स आर हेल्ड पैरेलल इट कैन ऑब्जर्व दैट द पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, और तो जो एंटी पैरेलल करंट है वो रिपेल करते हैं और सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 18 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 155 पे दिया है, 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट व्हिच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce each of these conductor with a force equal to blank space Newton per meter of length। तो कह रहे हैं कि यदि दो वायर हैं, 1 एम्पियर दोनों में करंट जा रहा है, 1 मीटर उनके बीच का डिस्टेंस है, 1 मीटर लेंथ पर ही फोर्स निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो भाई यहाँ पे, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाई D इंटू L। तो यहाँ पे L की वैल्यू है 1, D की वैल्यू है 1, करंट दोनों जो है 1 के बराबर हैं और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 के बराबर है। तो 10 टू द पावर -7 इंटू 2 आंसर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन के बराबर। तो इस 1 एम्पियर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और डिफाइन ऐसे ही किया जाता है। जो बेसिक यूनिट्स के बारे में जब बताते हैं कि यूनिट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है तो वहां पे लिखा भी हुआ है कि 1 जो आपके पास एम्पियर है उसे ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। पेज नंबर 150 पे दिया है, द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। देखिए ये तो नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ना इसका कोई डायमेंशन है।
ये हमारे पास है एम्पियर और ये हमारे पास है मीटर स्क्वायर। एम्पियर का जो डायमेंशन है वो होता है a और मीटर स्क्वायर का होगा L2। तो ये तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AL2 और इसका यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया इसका डायमेंशनल AL2। समझ गए? इसके बाद आगे चलें सवाल नंबर 20 की तरफ। पेज नंबर 163 पे दिया है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, और आपको याद होना चाहिए क्या कि ये होता है डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज और फॉर्मूला हो जाता है इसका बांके और नीचे आएगा रेजिस्टेंस। ऐसे करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो ये आता है हमारे पास सिंपल बांके, ये इसका फॉर्मूला है। तो एक मूविंग गैल्वेनोमीटर में लगने वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल जो होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए रखते हैं जिससे मैक्सिमम फ्लक्स जो है पास हो सके वहां से। एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ये है डिफ्लेक्शन, ये है करंट। तो दोनों फॉर्मूले जो है आप याद रख सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न से आप छेड़खानी ना करें तो अच्छा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ रहा है डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, याद रहेगा।